नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सारण टारगेट टीवी चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि पृथ्वीराज चौहान का 1166 में जन्म होने के बाद में 1177 में वो शासक बन गया। 11 साल की उम्र में शासक बना, तो उस कारण जो उसकी जो माता थी कर्पूरी देवी, वो उसकी क्या बनती है, संरक्षिका बनती है। धीरे धीरे बड़ा होता गया और लगभग 12-13 साल का तकरीबन हुआ था। तब उसी समय इसी पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया था पृथ्वीराज चौहान के प्रति। तो लगभग 12-13 साल का था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उस विद्रोह का दमन कर दिया। किसी के द्वारा किया गया विद्रोह है, उसके प्रति उसको दबाना दमन कहलाता है। फिर बाद में मैंने बताया था कि महोबा जो यूपी के अंदर है, वहाँ के शासक परमार्दिदेव चंदेल को भी हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। और उसी के अंदर मैंने बताया था कि परमार्दिदेव चंदेल के दो सेनापति आला व उदल दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और आज भी आला व उदल की याद में महोबा के अंदर मेला लगता है, और उसके बारे में कहावत भी है, बड़े लड़ाकू महोबा वाले इसकी मारे सही न जाए। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के जीवन में क्या घटना होती है, ध्यान से सुनना। कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक है, अजमेर से वह पूरे के पूरे राज्य को संचालित करता है। राजस्थान के पास सीमा लगती है गुजरात की, राजस्थान में सीमा लगती है गुजरात की। और इधर अजमेर का कौन है शासक है, जिसका शासन पृथ्वीराज चौहान, जिसका शासन दिल्ली तक है। अजमेर के अंदर है पृथ्वीराज चौहान, और यहीं पर राजस्थान व गुजरात की सीमा के ऊपर एक क्षेत्र है जिसका नाम है अब्बू अहिलवाड़ा। अब्बू अहिलवाड़ा मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुन लो, दोबारा बता देता हूँ। अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान है, गुजरात है, सीमा लगती है राजस्थान की। और उस समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीमदेव। गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। और गुजरात और राजस्थान के बीच में एक क्षेत्र जिसका नाम है अब्बू अहिलवाड़ा। और यहाँ पर अब्बू अहिलवाड़ा में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंसनी। नाम क्या था? इंसनी। नाम से पता चल रहा है इंसनी जो अपनी इंसा से ही कार्य करेगी। तो भीमदेव है वो प्रेम करता है किससे? इंसनी से। भीमदेव क्या करता है? प्रेम करता है, परंतु इंसनी किससे प्रेम करती है? पृथ्वीराज चौहान से। मैंने आपको बताया कि इंसनी अपनी इंसा से कार्य करेगी। भीमदेव के साथ भी देखो गलत हो रहा है, मैं तो खुद कह रहा हूं यह बात। भीमदेव शादी करना चाहता है, परंतु ये नहीं चाहती। ये किसको चाहती है? पृथ्वीराज चौहान को। और इसी से क्या करना चाहती है? शादी करना चाहती है। अब मुझे ये बताओ, इस भीमदेव को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? भी नॉर्मल सी बात आएगा। इंसनी ने इसी के साथ क्या कर ली? शादी कर ली। प्रेम करता है, परंतु शादी कर ली किसके साथ है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब भीमदेव को बेचारे को गुस्सा आया, भी जायज बात है गुस्सा आना। तो भीमदेव ने पत्र भेजा किसके पास है? पृथ्वीराज चौहान के पास, कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, आप ये शादी से मना कर दो। तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ मानने वाला था, उसने कह दिया भी देखो भाई ऐसा है, अगर कोई अपनी इंसा से शादी करता है तो मेरे इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर खुद शादी करेगी तो मैं कर लूँगा। अब मुझे ये बताओ, भीमदेव को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? जायज बात आएगा। तो भीमदेव दुश्मन बन गया किसका? पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बन गया। अब आपस के अंदर दोनों विरोधी हो गए, और यहाँ तक भी बताते हैं कि इन दोनों के मध्य आपस में नॉर्मल झड़प भी हुई थी। तो तभी इन दोनों के बीच में जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई।
जगदेव प्रतिहार ने भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या करवाई थी, आपस में दोनों की संधि करवाई। संधि करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जगदेव प्रतिहार। अब वो अहिलवाड़ा की राजकुमारी इंसनी को लेकर हुआ था। इंसनी प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान के साथ और इंसनी से प्रेम करता था भीमदेव। इंसनी के साथ शादी की पृथ्वीराज चौहान ने, दोनों आपस के अंदर विरोधी हो गए। तभी जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के मध्य आपस में क्या करवाई, संधि करवाई। तो गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान की लगती है। तो गुजरात की सीमा वाला शासक भीमदेव भी पृथ्वीराज चौहान का क्या बन गया, दुश्मन बन गया। उसके बाद में कन्नौज का एक शासक है, कन्नौज का शासक है जिसका नाम है जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक है, नाम है जयचंद गढ़वाल। कहाँ का है, कन्नौज का। शासक का नाम क्या है, जयचंद गढ़वाल। इस जयचंद गढ़वाल के, ध्यान से सुना, एक लड़की है जिसका नाम है संयोगिता। जयचंद गढ़वाल की पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता। और इस जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का रखा गया स्वयंवर। क्या रखा है, स्वयंवर है, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार वर का चुनाव करती है। जिसके गले में वरमाला डालती है उसी के साथ क्या करती है, शादी करती है। इस प्रक्रिया को स्वयंवर बोलते हैं। तो जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। जितने भी राजा महाराजा थे अपनी सीमा के ऊपर, जिसको जानता था उसको स्वयंवर में आमंत्रित किया। परंतु आमंत्रित किया किसको नहीं किया, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। अब चलो आमंत्रित नहीं किया, कोई दिक्कत ना है। तो पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए किया क्या कि इसकी एक मूर्ति बनाई और वह मूर्ति रख दी कहाँ पर, जिस जगह पर जूते निकालते हैं वहाँ पर मूर्ति बनाकर रख दी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, जिसका अधिकार दिल्ली तक है। और इस बात का पृथ्वीराज चौहान को पता ही नहीं चला था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो रहा है क्या। बाद में पता चलता है, एक बार सुनो पहले। इस संयोगिता ने स्वयंवर रखा, संयोगिता का स्वयंवर रखा। राजा महाराजा आए, अलग अलग जगह से बढ़िया तरीके से सज धज कर आए हैं, फेशियल करवा करें, अपनी अपनी अच्छी अच्छी पोशाक पहन कर आए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान बेचारा यहाँ पर बैठा है जूते वाली जगह। संयोगिता बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से पहले ही प्रेम करती थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखकर और पृथ्वीराज चौहान के जितने भी शौर्य के कार्य किए थे उसको देखकर बताते हैं कि संयोगिता अपने मन के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान बैठी थी। परंतु ये तो पूरा का पूरा ऐसे आडंबर ही रखा गया था। अब राजा आए और इधर पृथ्वीराज चौहान है वहाँ पर बैठा है और संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर चलती है। वरमाला लेकर चलती है और वहाँ पर जो अनाउंसमेंट करने वाला वो बताता है कि पहला राजा ये है, इसने ये कार्य किया है, दूसरा राजा ये है, इसने ये कार्य किया है, तीसरा ये है, इसने ये किया है। इसकी वीरता का प्रशंसा करते हैं, परंतु संयोगिता के तो ये वीरता कोई काम की बातें नहीं थी। और लास्ट के अंदर संयोगिता ने जो वरमाला है वो कहाँ पर डाल दी, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में डाल दी। तो जितने भी राजा थे जो आए थे स्वयंवर में, उसको गुस्सा आया कि अगर हमारे साथ ये करना था, ये हमारी बेइज्जती हुई है, तो हमें बुलाया ही क्यों? अगर इसके गले में माला डालनी थी तो हमें क्यों बुलाया? तो बाद में बताते हैं कि जयचंद गढ़वाल के भी ये जितने भी राजा महाराजा आए थे वो दुश्मन बन गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और बाद में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी
मोहम्मद गोरी। ये गोरी अलग अलग क्षेत्रों को जीत करें राजस्थान की सीमा के पास एक क्षेत्र है बठिंडा, जो वर्तमान में कहां पर है, पंजाब में है। इस पंजाब के बठिंडा क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था किसने, मोहम्मद गोरी ने। और इधर तो यह पता चला कि बठिंडा के ऊपर मोहम्मद गोरी आया हुआ है, और इधर पता चला कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारी मूर्ति के अंदर संयोगिता ने क्या डाली है, वरमाला डाली है। और जैसे इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज चौहान जाता है, और जाने के बाद में संयोगिता को ले आता है कहाँ पर, अजमेर में। और दोनों अजमेर में क्या करते हैं, शादी करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के शादी को संज्ञा दी गई है गंधर्व विवाह की, गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। और वर्तमान की जो लव मैरिज है उसे क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह बोलते हैं। अब शादी कर ली, शादी करने के बाद में बताते कि अपनी जिंदगी के अंदर व्यस्त हो गया। फिर चंद्रप्रदायी ने कहा कि देखो भाई, शादी कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप प्रजा के ऊपर भी रक्षा करो, अपनी सीमा के ऊपर भी प्रजा की रक्षा करो, और अपनी सीमा के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि पास में कौन आया बैठा है, मोहम्मद गोरी आया बैठा है। तो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस मोहम्मद गोरी को हराने के लिए जाता है, पत्र भेजता है युद्ध के लिए। और उसके बाद में क्या घटना होती है उसके बारे में उल्लेख करेंगे। मोहम्मद गोरी के पास से पत्र भेजा, और पत्र भेजने के बाद में जैसे ही मोहम्मद गोरी को पता चला तो बताते हैं कि दोनों जो शासक है, इधर मोहम्मद गोरी और इधर पृथ्वीराज चौहान, तराइन के मैदान में आ गए। कौन से मैदान में, तराइन के मैदान में आ गए। तो जब युद्ध के अंदर जा रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तो इसी पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा था जिसका नाम था गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम क्या था, गोविंदराज। तो गोविंदराज बताते हैं कि युद्ध की कला को बहुत ही कम जानता था, यह बिल्कुल नादान था, युद्ध कला में पूरा का पूरा प्रशिक्षित नहीं था गोविंदराज। तो गोविंदराज को पृथ्वीराज चौहान ने कहा भी था कि देखो भाई, ऐसा है बेटा, आप रहने दो। तो फिर भी गोविंदराज कहता है नहीं, हम तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ चल जाता है कौन है, गोविंदराज है। और वहाँ पर दोनों की आपस में क्या होती है, युद्ध होना शुरुआत होता है। और इसी युद्ध के बीच में गोविंदराज को पता नहीं था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज सीधा का सीधा किसके पास चला गया, गोरी के पास चला गया। गोविंदराज किसके पास चला गया, गोरी के पास। और बताते हैं कि इस गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने आक्रमण किया किसके ऊपर, गोरी के ऊपर। तो गोरी के जैसे ही अटैक करता है गोरी के ऊपर, तो बताते हैं कि गोरी अपनी शिक्षा से या युद्ध की कला से गोविंदराज के ने जो अटैक किया था उसको निरस्त कर देता है बिल्कुल, कि गोविंदराज ने जो उसके ऊपर बाले से प्रहार किया था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर बाद में गोरी ने अटैक किया किसके ऊपर, गोविंदराज पर। तो गोविंदराज के ऊपर गोरी जैसे अटैक करता है तो बाला लगा गोविंदराज के आगे वाले दांतों पर। भाई साहब के दोनों आगे वाले जो दांत है वो टूट गए। अब ये नॉर्मल सी बात है, एक छोटा लड़का, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं तो गुस्सा तो आएगा। चढ़ाने वाला पहले कोई सिस्टम नहीं था, ये तो अब चला है। तो भाई साहब के दोनों दांत टूटने के बाद में गुस्सा आया और गोविंदराज के ऊपर गोविंदराज ने प्रहार किया गोरी के ऊपर। तो बताते हैं कि जो गोविंदराज ने बाला मारा था वो गोरी के सीने में जाकर लगता है, और इससे गोरी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और घायल होते ही सेना ने गोरी को उठाया और अपने क्षेत्र में ले गए। ये बात है 1191 की, बात है 1191 की। युद्ध हुआ कौन सा, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का मैदान कहाँ पर है, तराइन का मैदान है करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है, करनाल है हरियाणा में। जो करनाल क्या है, कल्पना चावला की जन्म
सतली। करनाल की कल्पना चावला की जन्म सतली है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने आक्रमण किया किसके ऊपर, गोरी पर, और गोरी की इसमें क्या हो गए, हार हो गई। और जैसे ही गोरी घायल होता है तो सेना उसे उठा ले जाती है। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि गोरी अगर मुख्य सेनापति है, मुख्य राजा है, वो अगर घायल हो गया तो सेना ऑटोमेटिक अपना युद्ध का क्षेत्र छोड़ देती है। तो गोविंदराज की इसमें क्या होती है, हार होती है। बात है 1191 की, युद्ध हुआ त्राइन का युद्ध, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, जीत होती है। और ये था पृथ्वीराज चौहान और गोरी का प्रथम आमना सामना। तो इसी के साथ फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के ऊपर, देखो भी बचपन से लेकर आज तक युद्ध लड़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर जीत प्राप्त होती है तो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा। और यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान को नहीं, पूरे भारत को एक अलग दिशा दे देता है। अगर गोरी को वहीं पर पृथ्वीराज चौहान मार देता तो भारत के अंदर फिर आगे दिल्ली सल्तनत वाला सिस्टम मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि नहीं आता, क्योंकि आगे से फिर इसी वंशज के शासक चलते। परंतु कुछ और ही मंजूर था। तो गोविंदराज घर आ गया, पृथ्वीराज चौहान भी अपने क्षेत्र में आ गए और गोरी भी अपने क्षेत्र में चला गया, और 1 साल तक अपनी सेना को प्रशिक्षण देता रहा, पृथ्वीराज चौहान की कमियों को ढूंढता रहा। और उसके बाद में त्राइन का दूसरा युद्ध परिणाम होता है, और उसके अंदर क्या घटना होती है वो चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज तक इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।